राजनीति की पूरी दुनिया ना बस दो महान विचारों पर टिकी है। एक विचार उस गुरु का था जिसने एक आदर्श दुनिया का सपना देखा, और दूसरा विचार था उनके ही सबसे होनहार शिष्य का, जिसने हकीकत की दुनिया को परखा। तो चलिए आज प्लेटो और अरस्तू की इसी वैचारिक टक्कर को गहराई से समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? हम शुरुआत करेंगे प्लेटो के परफेक्ट स्टेट के ब्लूप्रिंट से, फिर देखेंगे कि कैसे अरस्तू ने उसे हकीकत की कसौटी पर परखा। हम शासन और क्रांति पर उनके विचारों को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि उनकी ये विरासत आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्लेटो की दुनिया में। एक ऐसा दार्शनिक जो अपनी चारों तरफ की उथल-पुथल और अव्यवस्था से तंग आकर एक आदर्श और व्यवस्थित समाज का नक्शा तैयार कर रहा था। प्लेटो का एक बहुत सीधा साधा मानना था कि कोई भी देश या राज्य दरअसल वहां रहने वाले लोगों का ही एक बड़ा रूप होता है। जैसा नागरिकों का चरित्र होगा वैसा ही उस देश का चरित्र होगा। तो इस आदर्श राज्य को बनाने के लिए उन्होंने समाज को 3 हिस्सों में बांटा। हर हिस्सा इंसान की आत्मा के एक गुण से जुड़ा था। पहले उत्पादक वर्ग जो इच्छाओं से चलता है, दूसरे सैनिक जो जोश और साहस से भरे हैं, और सबसे ऊपर दार्शनिक राजा जो सिर्फ और सिर्फ विवेक और तर्क से फैसले लेते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि प्लेटो के लिए न्याय का मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं, कोई अदालत या कानून नहीं। उनके लिए न्याय का मतलब था परफेक्ट हार्मनी। जब समाज का हर वर्ग बिना दूसरे के काम में टांग अड़ाए सिर्फ अपना काम करे, बस वही असली न्याय है। और इस परफेक्ट हार्मनी को बनाए रखने के लिए प्लेटो ने कुछ बहुत ही रैडिकल मतलब क्रांतिकारी आइडियाज दिए, जैसे कि शासक वर्ग के पास ना तो कोई निजी संपत्ति होगी और ना ही कोई निजी परिवार, ताकि वो लालच और भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहे। लेकिन प्लेटो के इस सपनों के महल को सबसे बड़ी चुनौती किसी और से नहीं बल्कि उनके ही सबसे काबिल शिष्य अरस्तू से मिली। अरस्तू दुनिया को आदर्शों से नहीं बल्कि हकीकत की नज़र से देखते थे। असल में इन दोनों के बीच की टक्कर तरीकों की थी। एक तरफ थे प्लेटो जो एक काल्पनिक आदर्श दुनिया में पूर्णता खोज रहे थे, और दूसरी तरफ थे अरस्तू जो अपनी आंखों से देखी हुई असल दुनिया से ज्ञान हासिल करना चाहते थे। और उनकी सोच का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि एक परफेक्ट स्टेट की कल्पना करने के बजाय अरस्तू ने क्या किया। उन्होंने और उनके छात्रों ने उस जमाने के 158 अलग-अलग संविधानों को पढ़ा, उनको स्टडी किया, सिर्फ ये समझने के लिए कि सरकारें और राजनीति असल में काम कैसे करती हैं। उनकी सबसे पहली और बड़ी आपत्ति प्लेटो के एकता वाले आइडिया पर थी। अरस्तू ने कहा कि एक राज्य को एक जैसा बनाने की कोशिश उसे खत्म कर देगी, क्योंकि राज्य की असली ताकत तो विविधता में एकता से आती है, सबको एक जैसा बनाने से नहीं। और सोचने के इसी फर्क की वजह से वो राजनीति के सबसे बड़े सवाल पर आमने सामने आ गए। आखिर राज किसे करना चाहिए, सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? प्लेटो का जवाब था एक दार्शनिक राजा, एक ऐसा ज्ञानी शासक जिसकी बुद्धि ही अपने आप में कानून है। वहीं अरस्तू ने कहा नहीं, राजा नहीं, कानून का राज होना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानूनों का शासन सर्वोच्च होना चाहिए। अरस्तू का तर्क बहुत साफ था। वो कहते थे कि सबसे अच्छा राजा भी आखिर है तो इंसान ही, उसमें भावनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, लेकिन कानून तर्क पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। वो इच्छाओं से प्रभावित हुए बिना काम करता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। प्लेटो के 3 सख्त वर्गों वाले सिस्टम के उलट अरस्तू ने एक मजबूत और खुशहाल मिडिल क्लास को ही राजनीतिक स्थिरता की असली बुनियाद माना। एक ऐसा वर्ग जो बहुत अमीर और बहुत गरीब के बीच के टकराव को रोकता है। अपने इसी साइंटिफिक अप्रोच की वजह से अरस्तू वो पहले विचारक बने जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से ये विश्लेषण किया कि सरकारें गिरती क्यों हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं ढह क्यों जाती हैं। और उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ खून खराबा या तख्तापलट नहीं था। वो मानते थे कि संविधान में होने वाला कोई भी छोटा बड़ा बदलाव अपने आप में एक क्रांति है। उन्होंने कुछ ऐसे कॉमन कारण बताए जो हर जगह राजनीतिक अस्थिरता लाते हैं, जैसे कि बराबरी की चाह, जब लोगों को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, या फिर जब समाज के किसी एक हिस्से की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और अरस्तु सिर्फ प्रॉब्लम बताकर रुके नहीं, यही तो उनकी खासियत थी। उन्होंने क्रांति को रोकने के लिए बड़े प्रैक्टिकल जमीनी उपाय भी बताए, जैसे कानून का राज मजबूत करना, लोगों को संविधान के हिसाब से शिक्षित करना और अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना। तो आखिर में गुरु और शिष्य के इस महान बहस से हम क्या सीख सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? ये टेबल उनके बीच के मुख्य मतभेदों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। शासन से लेकर संपत्ति तक हर मुद्दे पर उनके विचार एक दूसरे से अलग थे। एक तरफ है आदर्श तो दूसरी तरफ है हकीकत। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लेटो ने राजनीति के वो बड़े सवाल पूछे जो आज भी कायम हैं, और अरस्तु ने हमें उन सवालों के जवाब ढूंढने का वैज्ञानिक तरीका दिया। एक ने सवाल खड़े किए तो दूसरे ने जवाब खोजने का रास्ता दिखाया। एक आदर्श दुनिया बनाने की चाह और असल दुनिया की हकीकतों को समझने की कोशिश। गुरु और शिष्य के बीच की ये 2400 साल पुरानी बहस आज भी हमारी राजनीति के हर तर्क में जिंदा है। अब सवाल ये है कि आज हमें किसकी ज्यादा जरूरत है?